राजस्थान के बूंदी शहर में स्थित था एक पुराना हवेली, ठाकुर हवेली, जिसे अब लोग अंधेरी हवेली कहने लगे थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इसमें रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, रोने की, हंसी की और कभी कभी पेंट ब्रश चलने की भी। लेकिन न तो कोई वहां रहने आता और न ही उस जगह के पास भटकता। कहानी की शुरुआत होती है अद्वैत मलिक से, एक युवा चित्रकार जो मुंबई में रहता था। उसे विरासत में अपने दादा की हवेली और कुछ पुरानी चीजें मिली थी, जिनमें एक रहस्यमयी पेंटिंग भी शामिल थी। पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी, एक सजी धजी रजवाड़ी पोशाक में बैठी स्त्री, जिसकी आंखें मानो सीधे आत्मा में झांक रही थी। जब अद्वैत ने पहली बार उस पेंटिंग को देखा तो उसे कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन साथ ही वो उस चित्र से विचित्र रूप से आकर्षित भी था। अद्वैत ने तय किया कि वो बूंदी जाकर अपनी विरासत को देखेगा और वहां कुछ समय बिताकर पेंटिंग्स की नई श्रृंखला बनाएगा। वो अकेला ही हवेली पहुंचा। हवेली के भीतर घुसते ही हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने समय की यादों, धूल और कुछ अनजाने डर की। दीवारों पर जाले और पुरानी पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन सबसे प्रमुख थी वो रहस्यमयी पेंटिंग जो उसके कमरे में रखी गई थी। जैसे ही उसने उसे दीवार पर टांगा, कमरे में अचानक तापमान गिर गया। खिड़कियों से बाहर हवा सिहर उठी। उस रात अद्वैत ने एक सपना देखा, उसी महिला का जो पेंटिंग में थी। वो महिला रात के अंधेरे में उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। अद्वैत ने अगले दिन बूंदी के पुरातत्व विभाग और स्थानीय पुस्तकालय में जाकर पेंटिंग की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसे पता चला कि वो चित्र रत्नावली नाम की रानी का है, जो 18वीं सदी में बूंदी की रानी थी। रत्नावली सुंदर तो थी, साथ ही एक प्रसिद्ध चित्रकार भी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ही तस्वीर बनाई थी, अपनी आत्मा के एक टुकड़े को उस पेंटिंग में बंद करके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक राजकुमार ने रत्नावली से धोखा किया, जिसके कारण रत्नावली ने आत्महत्या कर ली और मरते वक्त उस पेंटिंग को शाप दे दिया। शाप यह था कि जो कोई भी उस चित्र को देखेगा वो धीरे धीरे पागल हो जाएगा और रत्नावली की आत्मा का बंधक बन जाएगा। हवेली में अगले कुछ दिन और भी डरावने होते चले गए। रात को दीवारों पर पेंटिंग बदलती सी दिखती। कभी रत्नावली मुस्कुरा रही होती, कभी उसके चेहरे पर गुस्सा होता। अद्वैत को महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे अपने ब्रश खुद ब खुद चलते हुए मिलते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देश दे रही हो। उसकी बनाई हर नई तस्वीर में रत्नावली का चेहरा उभर आता, चाहे वो किसी और विषय पर काम कर रहा हो। उसने हवेली के नौकर से बात की, जिसने कांपते हुए बताया, साहब, वो पेंटिंग एक शाप है। इससे पहले भी कई लोग यहां आए और गायब हो गए, वो दीवारों में समा गए जैसे। एक रात अद्वैत अपने स्टूडियो रूम में बैठा एक नई पेंटिंग बना रहा था, लेकिन बार बार उसका ब्रश वही चेहरा बना देता, रत्नावली का। अचानक बिजली चली गई। पूरे हवेली में अंधेरा छा गया। बाहर तेज हवा और बिजली की चमक ने माहौल और भी डरावना बना दिया। अद्वैत मोमबत्ती जलाकर जैसे ही पलटा, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी पेंटिंग में थी। उसका चेहरा मरे हुए जैसा, लेकिन आंखें जीवित, तेज, गुस्से से भरी हुई। रत्नावली की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब है तुम चुने गए हो। अब तुम भी मेरे चित्र का हिस्सा बनोगे। अद्वैत चीख कर गिर पड़ा। जब होश आया, वो जमीन पर लेटा था
और पेंटिंग उसके सिर के ठीक ऊपर लटक रही थी। अब पेंटिंग में एक और चेहरा दिख रहा था, उसका अपना। अगले कुछ दिनों में अद्वैत की हालत बिगड़ने लगी। वो दिन में सोता और रात भर जागता। उसकी आंखें गहरी और शरीर कमजोर हो चला था। उसने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन हवेली में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था और कोई भी टैक्सी वाला वहां आने को तैयार नहीं था। उसने एक बार फिर सपने में रत्नावली को देखा। वो उसे एक और पेंटिंग बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। ये एक दरबार का दृश्य था, जिसमें एक रानी, एक धोखेबाज राजा और एक फांसी का फंदा था। जैसे जैसे वो पेंटिंग पूरी होती गई, हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। उसकी बनाई हर तस्वीर अब सच होने लगी थी। एक दिन उसने देखा, उस रानी की पेंटिंग में जो दरबार के पीछे दीवार थी, वो हूबहू हवेली की दीवार से मेल खाती थी और उसमें एक दरवाजा था। उसने तय किया कि वो उस छिपे हुए दरवाजे को खोजेगा। पेंटिंग के अनुसार हवेली के पश्चिमी हिस्से में वो दरवाजा होना चाहिए था। काफी ढूंढने के बाद उसे पुरानी अलमारी के पीछे एक छोटी सी दीवार में दरार मिली। जब उसने जोर लगाया तो ईंटें पीछे सरक गई और एक गुप्त कमरा खुल गया। कमरे में घुसते ही एक तेज सड़ी हुई चीज की गंध आई। दीवारों पर पेंटिंग्स थी, सभी रत्नावली की, लेकिन हर एक चित्र में एक अजनबी पुरुष की आत्मा भी बंद थी। ये वो लोग थे जो पेंटिंग के जरिए रत्नावली के शाप का शिकार हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक और पेंटिंग रखी थी, अधूरी, लेकिन उसमें एक आकृति थी, अद्वैत की। उसके चेहरे पर डर था और उसके हाथों में वही ब्रश जो वो इस्तेमाल करता था। अद्वैत ने समझ लिया कि अगर वो उस अधूरी पेंटिंग को पूरा करेगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसमें बंद हो जाएगी। लेकिन रत्नावली की आत्मा अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी थी। उसने हवेली के हर कोने में अपना डर फैला दिया था। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, दीवारें रोती और चित्रों से चीखें आती। एक रात जब अद्वैत आखिरी बार पेंटिंग को जलाकर नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, रत्नावली की आत्मा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तुम भी मेरे जैसे कलाकार हो। मेरी अधूरी कहानी को तुम ही पूरा कर सकते हो। अद्वैत ने आग लगाई, लेकिन आग चित्र को नहीं जला सकी। उल्टा चित्र से धुआं निकला और सीधा अद्वैत के अंदर समा गया। सुबह जब गांव वाले हवेली की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियों में एक नई पेंटिंग लगी थी, अद्वैत की, रत्नावली के ठीक बगल में। अब वो भी मुस्कुरा रहा था, उसी ठंडी, डरावनी मुस्कान के साथ। उसके बाद से हवेली फिर से वीरान हो गई। कहते हैं, जो भी कलाकार उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे रत्नावली की पुकार सुनाई देती है। मेरी कहानी अधूरी है, क्या तुम पूरा करोगे?